हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ZM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मिस्टर विजय केडिया की एक पिक के बारे में जहाँ पर रिसेंटली उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। इसका नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। मिस्टर विजय केडिया, जिनको हम सारे ही जानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के किंग हैं, किंग केडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने तेजस नेटवर्क में ऐसा क्या देखा, या इन्होंने इनकी जो कॉस्ट प्राइस है या बाइंग प्राइस है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली ही अपना स्टेक जो है 1.25% से लेके 4.5% में इंक्रीज़ किया है, और इनकी जो होल्डिंग वैल्यू है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं तेजस नेटवर्क में क्या है हमारे लिए। तेजस नेटवर्क जो है एक नेटवर्क रिलेटेड कंपनी है। इनका जो मेन काम है वो है डिवाइसेस बनाना जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये कंपनी 2000 में फाउंड की गई थी, और ये हार्डवेयर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम, उनको ये कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड हार्डवेयर, विच मीन्स हार्डवेयर दैट कैन बी प्रोग्राम्ड ईजिली टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। सो मोस्टली इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के काम आते हैं, और इनके प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली ही जाने जाते हैं और काफ़ी इनके पॉपुलर हैं। ये कंपनी जो है रिसेंटली लिस्ट हुई थी 3 साल पहले, ये 2017 में, जब मिड कैप और स्मॉल कैप का बूम चल रहा था। तो अगर हम देखेंगे आगे चल के तो ये भी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप की करेक्शन में लेके। अब अगर हम इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में देखें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपनी में जो देखना चाहिए वो मैनेजमेंट ही होती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ज़ीरो है तो सब कुछ ही ज़ीरो हो जाता है। तो मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के जो CEO और MD हैं वो है मिस्टर संजय नायक। ये इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले साइनॉप्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे, और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और कंपनी को तेजस नेटवर्क को रन करते करते इनको 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। यहीं पर अगर हम कंपनी के CFO की बात करें तो ये है वेंकटेश गडियार। मिस्टर वेंकटेश गडियार जो है ये भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है, और इन्होंने इन्फोसिस में एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम किया हुआ है। तो CFO और MD और बाकी भी अगर इनकी टीम जो देखें वो काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी हाई लेवल के हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनी है मोस्टली एम्प्लॉयज़ से ही जो है इसको कंट्रोल करता है, और एम्प्लॉयज़ के ही लिए कंपनी है ये। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि कंपनी कोई भी टेक ओवर कर सकता है। एम्प्लॉयज़ के पास इसका स्टेक है, और ये कंपनी काफ़ी ESOPs भी अपने मार्केट में फ्लोट करती रहती है। अब अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इसके पास काफ़ी प्रोडक्ट की रेंज है। रिसेंटली इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 2-3 साल में, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इवन 5G टेक्नोलॉजी रेडी भी हैं। तो इंडिया में जब 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड बढ़ सकती है। अब इनके प्रोडक्ट्स के हम एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करने के बजाय हम बेसिकली ये एक्सप्लेन करेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं। सपोज़ दोस्तों, मैं एग्जांपल लूँगा कि जैसे आपके घर में एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा है, और उसकी स्पीड जो मैक्सिमम प्रोवाइड हो रही है वो है 24 Mbps। अब अगर आपको 24 Mbps से उसको 100 Mbps पे अपग्रेड करवाना है तो उसके लिए FTTH, फाइबर टू द होम, जो केबल जो है वो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को डालनी पड़ेगी। और वो सब करने के लिए उसको सारा अपना प्रीवियस जो बैकवर्ड उसका सिस्टम है सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इस कंपनी में एक चीज़ अच्छी है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल जो डलती है, जो आपकी वायर लाइन आपके घर में आती है, वो एक तरह से कमोडिटी बिजनेस काउंट होता है, क्योंकि वहाँ से चाइना से भी डंपिंग होती है और काफ़ी सारे प्लेयर्स उसमें हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही बनाते हैं, तो इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव भी होते हैं, और इनको जो है कि अपना सिस्टम अपग्रेड करने के लिए ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो चाहे आप अपने घर के लिए लगवाएं, या फिर डिफेंस में लगवा दें, या फिर गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर्स हैं, इनका भारत नेट प्रोजेक्ट में भी इनका काफ़ी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी इनके ही यूज़ हुए हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशन है, और जैसे कि कोविड के टाइम्स में हमने देखा है कि ब्रॉडबैंड की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर ब्रॉडबैंड की डिमांड बढ़ेगी तो इनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको अपना बैकवर्ड सारा सिस्टम जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो कभी कम नहीं होने वाली है, और 5G रेडी होने की वजह से ये ग्लोबल डिमांड तो बढ़ेगी ही, और इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। कोविड से इनको एक और फ़ायदा ये हुआ है कि जो चाइना के अगेंस्ट सेंटीमेंट आजकल चल रहे हैं, उससे ह्यूवेई भी बैकलिस्ट हो गया है, और काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट करते जा रहे हैं। यूरोप में भी काफ़ी एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहे हैं, और अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं वहाँ पर आ सकते तो बचते हैं US के और इंडिया के। अब इंडिया के प्रोडक्ट्स वैसे तो इतने पॉपुलर नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में, बट तेजस के जो कहना है, तेजस की मैनेजमेंट का कहना है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे सूटेबल हैं। तो इसलिए अब यूरोप मार्केट को भी अब कैप्चर करना स्टार्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो जब ये लिस्ट हुआ था तो ये उसके अकॉर्डिंग तब इसने 450 के राउंड हाई पीक लगाया था, और अब जो इसकी प्राइस चल रही है वो 93 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मार्केट कैप जो है इसके 860 करोड़ के आसपास है। और अगर आप फाइनेंशियल या आरओसी रिटर्न रेशियोज देखेंगे वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनीज रिसेंटली अभी लॉस से बाहर आनी शुरू हुई है। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के काफ़ी जो लॉसेज में निकले थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था या क्या था। ईपीएस भी इस कंपनी की नेगेटिव में है, और डिविडेंड तो अभी क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं दे सकते हैं। तो आगे अगर हम इस बैलेंस शीट में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है इसके शेयर कैपिटल की। अब शेयर कैपिटल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन है। मार्च 2016 में इससे 66 करोड़ का शेयर कैपिटल था और अब जो है 95 करोड़ का है। ये जो इक्विटी डाइल्यूशन है ये इसलिए है क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ईसॉप्स इशू करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉयज़ को जो जब इस शेयर्स प्रोवाइड करते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में करते हैं तो इक्विटी जो है डाइल्यूट हो जाती है। अब ये एक तरह से नेगेटिव भी है, क्योंकि अगर इक्विटी ज़्यादा डाइल्यूट करो तो आपकी ईपीएस जो है हमेशा गिरती रहेगी। अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ भी रहे हैं और इक्विटी डाइल्यूट हो रही है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। बट यहाँ पर कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी है कि हम यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कह सकते। और नेक्स्ट थिंग अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर इनके पास 300 करोड़ का कैश इन हैंड है। जी हाँ, ये जो कंपनी है ये डेट फ्री कंपनी है, इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है और ये कैश फ्री है, इनका कैश रिच भी है। अगर हम देखें तो 850 करोड़ की मार्केट कैप में 300 करोड़ का तो इनके पास कैश इन हैंड ही है। और उस 300 करोड़ के एक्स्ट्रा भी जो है 110 करोड़ जो है भारत नेट या बीएसएनएल से इन्होंने लेना है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट जो जितने भी विलेजेस में जो गवर्नमेंट का प्लान आया था कि विलेजेस में हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस प्रोजेक्ट में इसका काफ़ी काम था और इसी की वजह से उनसे जो पेमेंट जो है वो डिले हो गई है। और गवर्नमेंट की पेमेंट डिले होने की वजह से इनके जो रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो इन्होंने रिकवरी काफ़ी कर ली है, बट अभी भी स्टिल प्रोजेक्ट से 110 करोड़ की इन्होंने जो पेमेंट्स है अभी गवर्नमेंट से लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें पीएनएल पे तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो 2019 के बाद एकदम से क्रैश हो गई। 2012 से लेकर 2019 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी में, पर एकदम से मार्च 2020 में एकदम से क्रैश इसलिए हुई क्योंकि भारत नेट के प्रोजेक्ट जो है आए ही नहीं। और 2020 में एक और इशू आया था कि जितने प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनका एजीआर का इशू चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में जिनसे डिसीजन आया है। सो एजीआर के इशू ओवरहैंग की वजह से उन्होंने अपना केपेक्स जो था काफ़ी स्लो डाउन कर दिया था, और केपेक्स नहीं होगा तो इन कंपनीज़ को ऑर्डर भी नहीं मिलेगा और ना ही इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे। अब भारत नेट का प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, नहीं, गवर्नमेंट ने फ्लोट ही नहीं किया प्रोजेक्ट, वरना भारत नेट अब जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा तो इनको ऑब्वियसली ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी रिनोन कंपनी है आज की डेट में। तो भारत नेट प्रोजेक्ट की एब्सेंस की वजह से और प्राइवेट प्लेयर के केपेक्स ना होने की वजह से इनकी जो टॉप लाइन थी वो एकदम से क्रैश हो गई। और अगर हम देखें तो मार्च 2020 में इन्होंने 230 करोड़ का लॉस फेस किया है, क्योंकि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो ऐसे है कि इनकी फिक्स कॉस्ट है, और अगर जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज अंदर आती जाएगी। बट फिक्स कॉस्ट होने का नुकसान ये है कि जब रेवेन्यू नहीं होगा तो वो कॉस्ट तो रहेगी और वो कॉस्ट रहने की वजह से उस कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है। और जहाँ तक फिक्स कॉस्ट की बात है, अभी भी रिसेंटली जिनका Q2 का रिजल्ट आया है वहाँ पर इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी शो करी है। मतलब इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन करके या किसी तरह करके इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी शुरू कर दी है, इवन रिड्यूस्ड टॉप लाइन पे भी। Q2 के रिजल्ट में इनका जो टॉप लाइन थी अराउंड 110 करोड़ थी, फिर भी इन्होंने पैट जो था अपना पॉजिटिव शो किया है। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था, 5-6 करोड़ का ही बॉटम लाइन आई है, बट स्टिल इट्स स्टिल बेटर देन बीइंग इन लॉसेस। तो इस कंपनी के आगे क्या ग्रोथ आएगी? ग्रोथ अब सेकंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है उसमें ग्रोथ आना शुरू होगा, और Q4 के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने ग्रोथ कैप्चर करना शुरू करेंगे। जो मेजर ग्रोथ आएगी वो आएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। अब इनके पास ऑर्डर बुक देखें तो इनकी ऑर्डर बुक जो है कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही है। जो अभी इनके इन हैंड ऑर्डर बुक है वो है 600 करोड़ की अराउंड 599 करोड़, और जो ब्रेकअप है रेवेन्यू का, इंटरनेशनल रेवेन्यू है 34% और डोमेस्टिक रेवेन्यू है 66%। अब इस कंपनी की फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो जो है ऑर्डर्स आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है भारत नेट प्रोजेक्ट और दूसरा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे डिफेंस, रेलवेज़ या कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उनको अपग्रेड करना हो, तो ये सब प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं और ये आते ही रहते हैं। बट इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है इस कंपनी को वो भारत नेट से ही आता था। बट कंपनी ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि भारत नेट अगर नहीं होगा तो इनको कंपनी को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए अब कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कर रही है, ग्लोबल जा रही है और ग्लोबल पे ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि इनको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े।
अब भारत नेट प्रोजेक्ट जो है अभी डिले हो गए हैं, क्योंकि कोविड की क्राइसिस की वजह से भी डिले हो गए हैं, और गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो अभी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस ठीक ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। अब प्राइवेट प्लेयर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अपने जो है विन्स लिए हैं। FTTX प्रोडक्ट्स जो है इनके काफ़ी प्लेयर्स जो हैं, जितने भी टॉप 2 प्लेयर्स अगर हम बात करें जैसे जियो और एयरटेल, वो इनके प्रोडक्ट्स ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ सेंटीमेंट, चाइनीज़ प्रोडक्ट लेने से बेटर वो इंडियन मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जो तेजस नेटवर्क के ही प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब लास्ट ईयर में एजियर का इशू हुआ था तो उसकी वजह से इनकी टॉप लाइन में काफ़ी इफेक्ट आया था, क्योंकि केपेक्स नहीं हो रहा था। बट अब एजियर का इशू लगभग सॉर्ट आउट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनीज है अब कैपेक्स शुरू करेंगी और इनको भी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसी मार्केट्स में काफ़ी ग्रोथ आ रही है। नॉर्थ अमेरिका भी इनका स्लो ही चल रहा है, और ये काफ़ी इंटरनेशनल कस्टमर भी नहीं एक्वायर कर रहे हैं। बट कोविड की वजह से इनके जो बिजनेस में इम्पैक्ट है, एक्विजिशन है या ग्रोथ है, वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई ही है। तो ये इस कंपनी का आउटलुक है। और कौन कौन ने मैनेजमेंट में जो गाइड किया है वो ये है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में बेटर परफॉर्मेंस होगी, बट जो मेजर ग्रोथ शुरू होगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही आ पाएगी। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि इस कंपनी में मिस्टर केडिया ने कब इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया और क्या वैल्यू है इनकी होल्डिंग की, तो मिस्टर विजय केडिया ने इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में जो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न का हम देखें तो इन्होंने स्टेक 1.52% से सीधा 4.21% तक इंक्रीज कर लिया है। और जो स्टेक की करंट मार्केट कैप पे वैल्यू है वो है 36 करोड़। और 36 करोड़ अगर हम मिस्टर केडिया के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी रीजनेबल अमाउंट है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, ये नहीं कि बहुत छोटा अमाउंट है। तो काफ़ी इन्होंने सीरियस एक्विजिशन लगती है कि हाँ इनका कोई इंटरेस्ट है या इनको कुछ कंपनी में दिख रहा है सीरियसली, तभी इन्होंने इतना स्टेक जो है इंक्रीज़ किया है। बाइंग प्राइस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो कंपनी के शेयर्स एक्वायर थे वो बल्क डील में अवेलेबल हैं, वो उन्होंने 49 रुपीज़ 50 पैसे पे एक्वायर किए थे। 12.5 लाख शेयर के अराउंड एक्वायर किए थे। पर अब इनके पास 39 लाख शेयर के अप्रॉक्सीमेटली हैं। और रिसेंटली जो अगर हम ग्राफ भी असेस करें इस कंपनी का, तो इनकी जो वॉल्यूम प्राइस एक्शन भी अगर हम देखें तो जो एक्विजिशन प्राइस है वो 67 टू 70 रुपीज़ के नियर अबाउट लगती है। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो 58 टू 60 तक इनकी, 58 टू 65 के बीच बीच में इनकी एवरेज हो सकती है बाइंग की। और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस कंपनी का वो है 93, यानी कि जब इन्होंने फर्स्ट बाइंग करी थी उससे लेके अब तक जो है कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो लगभग डबल हो चुका है। सो दोस्तों, ये था तेजस नेटवर्क के बारे में। अब ये देखना है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं, क्योंकि मिस्टर विजय केडिया ने तो अपना पैसा डाल दिया है। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम आपको एडवाइस तो नहीं देंगे कि आप बाय करें या सेल करें या जैसे मर्जी करें। हम बस ये कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। अगर आप कहें कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपको हो सकता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए, जो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको रिटर्न होने में, वापस आने में, जो वो प्रॉफिटेबिलिटी को वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पर जब ये स्केल एक अचीव कर लेगी, जब इतने कस्टमर्स, इसके इंटरनेशनल कस्टमर जो हैं इसके पक्के कस्टमर्स बन जाएंगे, तब वो एक स्केल जो है वो रहे, मेंटेन होगा, और वो मेंटेन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन होगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म बेट है रादर देन बीइंग अ शॉर्ट टर्म बेट। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हमारे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, investments_ZM।